हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट में देखेंगे दोस्तों त्रिनाम पद्धति या ट्राई नॉमिनल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, त्रिनाम पद्धति क्या होती है। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको द्विनाम पद्धति समझा दी थी। अब देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिनाम पद्धति क्या होती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, कुछ जातियों की विभिन्न आबादियों में क्या होता है दोस्तों, अलग अलग वातावरण में रहने या अन्य कारणों से कुछ महत्वपूर्ण असमानताएं हो जाती है। देखिए दोस्तों, जीव संख्या जो है इतनी बृहद मात्रा में है, तो इनमें क्या होता है दोस्तों कि कुछ जीव क्या होते हैं, अलग अलग जैसे वातावरण में रहते हैं, तो उनके अलग अलग वातावरण में रहने के कारण या अन्य कारणों से क्या होता है कि उनमें कुछ महत्वपूर्ण असमानताएं पैदा हो जाती है। तो क्या होता है दोस्तों, उन्हें हम उपजातियां मान लेते हैं। उन्हीं असमानताओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उस उपजातियां मान लेते हैं। अतः उपजाति वर्गीकरण में जाति के नीचे की कोटि है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या होता है दोस्तों, जो जाति होती है तो उसके नीचे की कोटि क्या होती है, उपजाति हमारी होती है। प्रत्येक उपजाति के लिए एक नया नाम दिया जाता है। क्या कहा दोस्तों हमने कि प्रत्येक उपजाति के लिए एक नया नाम दिया जाता है तथा इसे जाति के नाम के बाद जोड़ा जाता है। क्या कहा दोस्तों हमने कि त्रिनाम पद्धति में क्या होता है कि अलग अलग जगहों में या वातावरण में रहने के कारण जीवों में क्या होता है, कुछ असमानताएं पैदा हो जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उपजातियां मान लेते हैं। अतः उपजाति वर्गीकरण में क्या होता है दोस्तों, जाति के नीचे की कोटि होती है। प्रत्येक उपजाति के लिए दोस्तों एक नया नाम दिया जाता है तथा इस उपजाति को क्या होता है दोस्तों कि जाति के नाम के बाद जो है लिखा जाता है या जोड़ दिया जाता है। चलिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जो हमारी घरेलू कौवा है, क्या कहा दोस्तों हमने कि घरेलू कौवा जो होता है हमारा, जिसका नाम क्या होता है, कार्वस स्प्लेडेंस होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा घरेलू कौवा होता है उसका साइंटिफिक नेम या बोटेनिक या साइंटिफिक नेम दोस्तों या वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कार्वस स्प्लेडेंस होता है। देखिए दोस्तों, यह भारत, श्रीलंका, वर्मा, पाकिस्तान में पाया जाता है। क्या कहा दोस्तों हमने कि यह जो हमारा घरेलू कौवा है यह कार्वस स्प्लेडेंस है। ये बेसिकली दोस्तों श्रीलंका, वर्मा, पाकिस्तान और भारत में पाया जाता है तथा इन सभी जगह के कौवे आकार की लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और सभी जगह के जो कौवे हैं दोस्तों, ये बेसिकली अपने आकार की यानी मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी एक समान नहीं होते हैं ये। अब देखिए दोस्तों, इसी कारण इसे हम क्या करते हैं दोस्तों, इसी कारण इसे उपजातियों में पृथक कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इन सब कौवों में क्या होता है दोस्तों, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। अर्थात भारत के कौवे की यदि हम बात करें तो इसके आकार के लक्षण कुछ और होते हैं। वहीं यदि हम वर्मा के या कि श्रीलंका के आकार के लक्षणों की बात करें कौवे की, तो उनके आकार के लक्षणों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। अर्थात ये भिन्न होते हैं एक दूसरे से। इसी कारण इसे क्या होता है दोस्तों, उपजातियों में पृथक कर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो भारत एवं पाकिस्तान के जो कौवे होते हैं, तो भारतीय एवं पाकिस्तानी कौवे का देखिए जो यहाँ पे हमारा साइंटिफिक नेम है या वैज्ञानिक नाम है, देखिए वो क्या होता है, कार्वस स्प्लेडेंस। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे जो हमारा पहला नाम है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भारतीय एवं पाकिस्तानी कौवे का जो साइंटिफिक नेम है या वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है, कार्वस स्प्लेडेंस। वहीं यदि हम वर्मा के कौवे की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कार्वस स्प्लेडेंस आइसोलेंस। वहीं यदि श्रीलंका के कौवे की बात करें हम तो कार्वस स्प्लेडेंस प्रोटिगेट्स। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों चीज़ों में आपको एक चीज़ तो कॉमन दिख रही है, जो कौवे का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए उसकी प्रजाति, यानी ये क्या है, कार्वस जो है दोस्तों, ये कार्वस क्या है, इसका जीनस का नाम है। ठीक है दोस्तों, कौवे का क्या है, जीनस नाम है। और ये स्प्लेडेंस क्या है दोस्तों, यह स्पीसीज का नाम है। क्या दोस्तों, यह स्पीसीज का नाम है, यह जाति का नाम होता है। उसी प्रकार इसमें भी कार्वस क्या है, इसकी जीनस का नाम है, स्प्लेडेंस क्या है, इसकी स्पीसीज या जाति का नाम है। अब देखिए इसमें भी क्या है दोस्तों, कार्वस जो है तो इसकी जीनस है और स्प्लेडेंस क्या है, जीनस है। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे पाकिस्तानी दोस्तों, भारतीय एवं पाकिस्तानी तथा वर्मा एवं श्रीलंका के कौवे का जो वैज्ञानिक नाम में जो जीनस का नाम है और स्पीसीज का नाम है वो तो एक समान है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि उनमें क्या होता है, आपस में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। यानी उनके आकार की लक्षणों में क्या होता है, कुछ असमानताएं होती है। और इसी असमानताओं के कारण ये जो लास्ट का अक्षर आप देख रहे हो ये क्या कहलाती हैं, इनको उपजातियां कहते हैं। और ये उपजाति दोस्तों यहाँ पे हमारी क्या, स्पीसीज। तो हमने आपको क्या बताया कि जो उपजातियां होती है तो उनको स्पीसीज के बाद, यानी यहाँ पे हमारी स्प्लेडेंस क्या है, स्पीसीज है,
तो स्पीसीज के बाद क्या करते हैं, हम उपजाति को लिखते हैं, या हम इसको सब स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सब स्पीसीज कह सकते हैं। तो जो हमारी उपजाति है उसको जाति के बाद लिखते हैं हम। और देखिए तीनों में क्या होता है, असमानताएं होती है। और यहाँ पे यदि हम वर्मा के कौवे का देखें तो यहाँ पर सब स्पीसीज यानी उपजाति इसकी क्या होती है दोस्तों, आइसोलेंस हो गई। और वहीं यदि श्रीलंका की कौवे की बात करें तो इसकी जो सब स्पीसीज है वो क्या हो गई दोस्तों, प्रोटिगेट्स हो गई। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो उपजाति होती है दोस्तों वो बेसिकली जीवों में वातावरण के कारण या कि कई अन्य कारणों के कारण असमानताएं जो उत्पन्न हो जाती है तो उन्हीं के कारण उनको उपजातियां मान लेते हैं हम। तथा उपजाति वर्गीकरण में जाति के नीचे की कोटि होती है और प्रत्येक उपजाति को क्या करते हैं दोस्तों हम, कि जाति के नाम के बाद लिखा जाता है या जोड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार एक उपजाति के नाम में 3 नाम होते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि यहाँ पे एक उपजाति के नाम में 3 नाम होते हैं। देखिए जो पहला नाम होता है दोस्तों वो तो क्या हो गया, वंशागत नाम होता है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, जातिगत नेम होता है या स्पीसीज का नाम होता है। वहीं यदि तीसरा नाम की हम बात करें तो तीसरा क्या होता है, उपजातिगत नाम होता है, अर्थात उपजाति का नाम होता है। और इस प्रकार से इसमें 3 नाम होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार इसीलिए इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, त्रिनाम पद्धति कहते हैं या ट्राइनोमिनल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा ट्राइनोमिनल नॉमेनक्लेचर। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं जीवों के नामकरण हेतु दिशा निर्देश। यानी देखिए दोस्तों क्या होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है जिनको क्या करते हैं कि हम जब नामकरण कहते हैं दोस्तों तो इस गाइडलाइंस या दिशा निर्देश का हमको पालन करना होता है। तो चलिए दोस्तों जो हमारा पहला नियम होता है या गाइडलाइन होती है नॉमेनक्लेचर की या नामकरण की, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, नामकरण की जो हमारा पहला यहाँ पे दिशा निर्देश या पहली गाइडलाइंस है वो क्या है दोस्तों, कि प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। तो क्या है दोस्तों कि यदि पार्टिकुलर कोई भी वैज्ञानिक दोस्तों यदि किसी भी जंतु या पादप की खोज करता है तो वह उसको क्या देता है, एक वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम देता है जो प्रजाति एवं जाति 2 शब्दों का बना होता है। और हमने आपको बता भी चुका है कि जो वैज्ञानिक नाम होता है तो वह बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो नाम होता है वो उसके वंश का नाम होता है या जीनस का नाम होता है, तथा जो दूसरा नाम होता है वो उसकी स्पीसीज का या जाति का नाम होता है। उपजाति या किस्म को प्रदर्शित करने हैं तो तीसरा शब्द भी दिया जा सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक ही जीव जैसे यदि हम भारतीय कौवे की बात करें तो क्या होता है कि यदि भारतीय कौवे में और श्रीलंका के कौवे में क्या होता है, कई सारे आकार की गुणों में क्या होते हैं, असमानताएं होती है। और इन्हीं असमानताओं के कारण हम क्या करते हैं दोस्तों कि उपजाति शब्द भी कभी कभी दे देते हैं। इन असमानताओं के कारण एक ही जीव में यदि असमानताएं हैं तो उनके लिए फिर हम क्या करते हैं, उपजाति शब्द तीसरा बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों उपजाति या किस्म को प्रदर्शित करने हैं तो हम तीसरा शब्द भी दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों अब हम दूसरी जो गाइडलाइन है तो देखिए दोस्तों जो दूसरा है इसका पॉइंट वो क्या है, कोई भी वैज्ञानिक नाम दोस्तों, कोई भी वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या होता है, बेसिकली दोस्तों लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा के शब्दों का बना होता है। यानी दोस्तों ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा के अलावा जो हमारा साइंटिफिक नेम है या वैज्ञानिक नाम है तो उसको इस भाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं दी जा सकती, अर्थात इसको लैटिन या ग्रीक भाषा में ही होना चाहिए। चलिए दोस्तों जो इसका तीसरा पॉइंट है वो अपन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है इसमें क्या है, वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको हमेशा याद रखिए। क्या होता है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। क्या कहा दोस्तों, हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में हमेशा ये तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों चौथा पॉइंट इसमें क्या है हमारा, जो प्रजाति नाम अर्थात वंश का नाम जो होता है दोस्तों वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। क्या कहा दोस्तों हमने कि जो प्रजाति नाम यानी जो वंश का नाम होता है वो तो क्या होता है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब देखिए दोस्तों इसके अलावा यदि हम बात करें जातिगत नेम की या जातीय नाम की तो यह अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रारंभ होता है, यानी इसकी स्टार्टिंग क्या होती है, कैपिटल स्मॉल लेटर से होती है। क्या कहा दोस्तों, जो वंश की स्टार्टिंग क्या हो गई, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से होती है या कैपिटल लेटर से होती है। वहीं जातीय नाम जो होता है तो इसकी स्टार्टिंग क्या होती है, इसकी स्टार्टिंग दोस्तों स्मॉल लेटर से होती है या छोटे अक्षरों से होती है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों यह संक्षिप्त व उच्चारण में सरल होना चाहिए। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल या संक्षिप्त में होना चाहिए। यह जो हमारा वैज्ञानिक नाम है दोस्तों यह संक्षिप्त तथा उच्चारण में भी सरल होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, देखिए दोस्तों जो प्रजाति नाम है, प्रजाति नाम जातीय नाम से पहले लिखा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों यानी जो वंश का नाम है हमारा
तो वो हमेशा पहले लिखा जाना चाहिए, और जो जाति का नाम है वो हमेशा बाद में लिखा जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, देखिए दोस्तों, वनस्पतिक नाम जंतु नामकरण से भिन्न होना चाहिए। यानी दोस्तों, जो एक ही वनस्पतिक नाम यानी बोटेनिकल नेम और एक ही जूलॉजिकल नेम नहीं होना चाहिए, ये आपस में क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। दोनों नामों में किसी प्रकार की समानता नहीं होनी चाहिए, और यदि दो नाम है तो दोनों नाम आपस में किसी भी प्रकार की समानता ना रखें, ऐसा नाम हमको चूज करना होता है, या ऐसा नाम दिया जाना चाहिए कि आपस में उनमें कोई समानता ना हो। चलिए दोस्तों, इसमें हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला जो 8वां नंबर है पॉइंट, यहां पे देखिए दोस्तों क्या है, पादपों में वंश एवं जाति के समान नाम मान्य नहीं माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कहा हमने कि पादपों में वंश एवं जाति के नाम यदि समान है तो यह नाम मान्य नहीं होता है, लेकिन जंतुओं में दोस्तों ऐसे नाम मान्य माने जाते हैं। क्या कहा दोस्तों कि पादपों में यदि वंश एवं जाति के नाम समान नाम है, यानी वंश का नाम भी समान है और जाति का नाम भी समान है, तो ऐसे नाम मान्य नहीं होते। लेकिन वहीं यदि हम जंतुओं में ऐसे नामों की बात करें तो जंतुओं में ऐसे नाम मान्य होते हैं। जैसे हम देख भी सकते हैं कि जो कोबरा होता है, तो कोबरा का दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, नाजा नाजा होता है। अर्थात यहाँ पे इसका जीनस का नाम भी क्या है दोस्तों, नाजा है, और स्पीसीज का नाम भी नाजा है, यानी इसके वंश का नाम भी नाजा है, और इसकी जो जाति है स्पीसीज उसका नाम भी क्या है, नाजा है। वहीं यदि हम रैट या चूहे में बात करें दोस्तों, तो चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रैटस रैटस होता है। तो यहाँ पे देखिए रैटस एक जो है तो हमारा जीनस का नाम है, और एक रैटस क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा स्पीसीज का नाम है। तो इस प्रकार से दोस्तों जंतुओं में क्या होता है कि जंतुओं में यदि वंश और जाति का नाम समान है तो ऐसे नाम मान्य माने जाते हैं, लेकिन पादपों में कभी वंश एवं जाति के नाम समान हो तो ऐसे नाम मान्य नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि प्रजाति एवं जाति नाम 3 अक्षरों से छोटे एवं 12 अक्षरों से बड़े नहीं होने चाहिए। देखिए दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जो जातीय नाम होता है, यानी प्रजाति अर्थात जो जाति नाम दोनों, ये जो दोनों नाम हैं ये 3 अक्षरों से छोटे नहीं होने चाहिए और 12 अक्षरों से बड़े नहीं होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इनको आपको जो गाइडलाइन है जीवों के नामकरण हेतु जो दिशा निर्देश है, ये गाइडलाइन होती है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए दोस्तों। और वीडियो यदि आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।